हेलो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सहायक प्राध्यापक के लिए साक्षात्कार आयोजन की तिथि घोषित हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इन विषयों पर साक्षात्कार आपका 9 फरवरी और 10 फरवरी को होना है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि साक्षात्कार की तैयारी किस तरीके से करें, उसके एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखिए। और जैसा कि आपको जानकारी है कि जिस तिथि को आपका साक्षात्कार होगा उसके एक दिन पहले आपके जो दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाना रहता है। तो आप बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ लोक सेवा आयोग के ऑफिस में जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ का जो माहौल है बहुत ही सकारात्मक होता है। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और आपके साथ वहाँ पर ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाता है कि वास्तव में आप एक सहायक प्राध्यापक हैं या आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो बिल्कुल भी वहाँ पर जाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट या विचलन आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रॉपर कम से कम आप 3-3 सेट फोटो कॉपी करा करके उनको अटेस्टेड करा के या जैसा भी दिशा निर्देश होगा लोक सेवा आयोग के द्वारा उसका पालन करते हुए एक अच्छी अपनी फाइल तैयार करा के अपने दस्तावेज का सत्यापन कराइए। और नेक्स्ट डे आपका क्या होना है, साक्षात्कार होना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपने बायोडाटा फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भरेंगे, कोई मिस्टेक ना हो। साथ ही जो न्यूज़पेपर वगैरह ये तो आप 8-10 दिन पहले ही पूरा पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। जितने बिंदु मैंने बताया था उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और खास करके यहां पर जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है उसमें आपके पास एक पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आप सहायक प्राध्यापक बनने के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही सरल प्रवृत्ति की होना चाहिए। तो जो भी आपका टॉपिक है आपको संभवतः वहां पर पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है, तो टॉपिक अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार कर लीजिए। भाई जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई आपका क्या है कि विधि सब्जेक्ट है, हालांकि किसी दूसरे सके सब्जेक्ट में मैं हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि हर विषय की एक शैली होती है, उसको बोलने का एक तरीका होता है कि भाई एक विधि की भाषा हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने की शैली किस तरीके से होगी। विधि की शैली को यदि हम संस्कृत की शैली में इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से वो कारगर साबित नहीं होगी। तो आपका जवाब आपके विषय की शब्द शैली के अनुसार होना चाहिए। मतलब यदि आप संस्कृत में आपको कोई श्लोक बोला जा रहा है तो आप उस श्लोक को धारा प्रवाह बोलने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। उस हिसाब से कुछ श्लोक वगैरह को आप अपना तैयार करके रखिए। यदि बोला जाता है तो आप किस तरीके से वहां पे अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। मतलब आप ये बिल्कुल वहां पर जाकर के भयभीत नहीं होना कि कोई आपको संस्कृत का श्लोक बोलने के लिए बोला जा रहा है वहां पर और आप उसको हिंदी भाषा की तरह पढ़ रहे हैं। मतलब निर्बाध रूप से आप एक उच्च ऊर्जावान की तरह वहां पर जैसा मंत्रोच्चारण किया जाता है, जैसे संस्कृत के श्लोक को बोला जाता है, उस हिसाब से ही अपनी तैयारी को आप रखेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखना, यहां पर जो साक्षात्कार 9 और 10 फरवरी को होना है उसमें मेरे से संबंधित जो सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट में मुझे जानकारी है वो सब्जेक्ट यहां पर आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेस्ट्री है। तो इससे संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके दिमाग में है तो आप मुझसे कर सकते हैं या उसका आंसर किस तरीके से देना है या किस टॉपिक को हम फोकस करें। तो आज का जो मेरा यहां पर व्याख्यान है ये मुख्य रूप से आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। और बाकी अन्य जो विषय हैं उसमें अपने को एक सामान्य जानकारी है, तो सामान्य जानकारी तो सभी को होती है,
तो जो भी विद्यार्थी अन्य विषय से संबंधित हैं वो लोग अपने स्तर पर या उनके जानकारी में कोई विषय से विशेषज्ञ हो तो उनके संपर्क में रहते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आपका कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हमारी तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये बाकी सब्जेक्ट को मैंने यहां से आपका ये हटा दिया। मेन फोकस हमारा किस पर होगा, ध्यान रखेंगे, आपका ये माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये समझ जाइए ये जो दोनों सब्जेक्ट है आपका बॉटनी जूलॉजी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, या एक प्रकार से जो बॉटनी और जूलॉजी हैं उनकी ही डिफरेंट ब्रांच है, ये ध्यान रखना। तो हमको यहां पर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किस तरीके से डिसीज कॉज करते हैं, या उनका जो सॉइल फर्टिलिटी वगैरह है उसको इंक्रीज करने में उनकी क्या भूमिका होती है। मतलब बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है, ध्यान रखना है माइक्रोबायोलॉजी में। मतलब माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो इसमें क्या आपका पूरा साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाता है। मतलब ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसका कॉमन पार्ट यदि आप लेंगे तो इसका कॉमन पार्ट आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक्स एक कॉमन टॉपिक है। ध्यान रखना कि जेनेटिक्स आपको जूलॉजी में भी पढ़ना है, बॉटनी में भी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है। तो खास करके भाई किसी का यदि सब्जेक्ट आपका, ध्यान दीजिए यहां पर बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी बोलने का मतलब है कि उसको जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, लाइगेज एंजाइम किस तरीके से वर्किंग करता है, ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रांसजेनिक एनिमल या जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके संदर्भ में एक विशेष जानकारी होना चाहिए। साथ ही आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के केस में जेनेटिक्स है, खास करके जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपका डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस में इनकी भूमिका किस प्रकार से होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको तैयारी रखना है और आपके मन में इस दोनों सब्जेक्ट से संबंधित यदि किसी प्रकार का क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या जो नंबर आपको दिया जाएगा उस पर आप कॉल करके भी उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या कई बार ऐसा होता है कि हमको आंसर तो मालूम है लेकिन वो आंसर हमको देना किस तरीके से है, ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैं जैसे जब साक्षात कर गया, मैंने बॉटनी सब्जेक्ट से टॉप किया था पीएचडी 2008 में, मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए जो कॉमन टॉपिक है, ध्यान रखना मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ कॉमन टॉपिक पे जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं तो कॉमन टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। भाई क्वेश्चन आपको बोल दिया जीनोटाइप क्या है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए जीनोटाइप बहुत सिंपल में आप बोलेंगे, जीनोटाइप जीन्स की आंतरिक व्यवस्था होती है, या हम इसको ये बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीन्स इज नोन एज जीनोटाइप। मतलब हमारा जो आंसर है वो छोटे से छोटा होना चाहिए और साथ ही जो प्रश्न किया जा रहा है उसका एक उत्तर भी उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। मतलब हमको लंबा चौड़ा प्रक्रिया में नहीं जाना है। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जीन्स के द्वारा अव्यक्त बाह्य लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं। द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज नोन एज फिनोटाइप। मतलब कुल मिलाकर के जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने बनाया है उसी ऑब्जेक्टिव को ही आपको वहां पर बोलना है, तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा जाएगा। और ये ध्यान रखना कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न को अच्छे से आप सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमको समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप उसके लिए बोल सकते हैं कि सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन को आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के लिए आपके मन में वहां पर हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं। आपको एक अच्छा साक्षात्कार देना है, विनम्रता बना करके रखना है, किसी प्रकार का भय आपके मन में नहीं होना चाहिए।
तो इस तरीके से आप साक्षात्कार देंगे तो साक्षात्कार आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, ध्यान देना। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन किया गया भाई मैंने अपनी हॉबी लिखी थी, हॉबी मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिखा। मतलब ये हमेशा ध्यान रखिए कि यदि हमको लाइफ में कुछ अर्जित करना है तो दुनिया से हट करके हमको चलना पड़ता है। मैंने अपनी हॉबी लिखी थी स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब पर्यावरण परिवर्तन के संदर्भ में मानव विकास का अध्ययन। ऐसी हॉबी लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएं कि जो कि जूलॉजी, बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित हो, और लगभग मुझे इस सोच में कामयाबी मिली थी और सेम वैसा ही क्वेश्चन मुझसे किया गया था। कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसमें आपको ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना है। जैसे मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने कुछ वृक्ष लगाए हैं? मैंने बड़ा ही सोच समझ करके इसका आंसर दिया था। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने तत्काल जवाब दिया मैंने 50 वृक्ष लगाए हैं, या किसी ने जवाब दिया, हो सकता है था प्रश्न का जवाब देते कि मैंने 70 वृक्ष लगाए या 200 वृक्ष लगाए। आयतन में ऐसा आपको जवाब नहीं देना है। मतलब ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल थोड़ा सा सोचिए, सोच करके जवाब दीजिए। मेरा जवाब था, बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था मैं कि मैंने पर्यावरण संरक्षण की बात की है, लेकिन वास्तव में मेरे द्वारा कोई वृक्ष नहीं लगाया गया है। मैं इस चीज को साक्षात्कार ने स्वीकार किया कि जी श्रीमान, अभी तक तो मेरे द्वारा इस विषय पर कार्य नहीं किया गया है या वृक्षारोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया है निश्चित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं इस दिशा में कार्य करूंगा। मतलब यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है, मान के चलिए। इसका जो प्रभाव है हमारे साक्षात्कार में सकारात्मक जाता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से मुझसे और प्रश्न पूछा गया था कि आलोक जी, मैं जब मेडिकल स्टोर में जाता हूं तो वहां पर औषधि विक्रेता से मैं दवाई का एक पत्ता खरीदता हूं। दवाई के उस पत्ते को वो पॉलीथीन में रख करके देता है, मैं इनकार कर देता हूं कि मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? हो सकता है कुछ और लोग इसका जवाब दिए हों कि यस सर मैं ऐसा करता हूं, लेकिन नहीं, ये मतलब अप्रत्याशित प्रश्न है और वास्तव में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जिनमें झूठ अपने को नहीं बोलना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है, मेरा जवाब था कि जी सर मैंने अभी तक का तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके जो जीवन के आदर्श हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो नपीतुली हमारी भाषा होती है, ये लगातार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तब ये चीज संभव होती है। मतलब किसी भी प्रश्न का आप तात्कालिक या अतिशयोक्तिपूर्ण जवाब वहां पर नहीं दीजिए। नहीं है तो नहीं है तो है। आयतन में मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि आप कोई भ्रामक जवाब यदि देते हैं तो आपके चेहरे का जो भाव होता है वो परिवर्तनशील हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो हमारे चेहरे के भाव को परिवर्तित कर देते हैं, और जब हम सच बोलते हैं हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास पे हमारे चेहरे का जो हाव भाव है उसमें परिवर्तन ला देते हैं। और इसी परिवर्तन को साक्षात्कार बोर्ड में बैठे हुए जो सम्मानीय सदस्य होते हैं वो वॉच करते रहते हैं। तो ऐसे अपने तथ्यों को आप ध्यान रखिए, और ऐसा कोई भी प्रश्न आपको आता है ध्यान रखना। जैसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिनका सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होगा वो कहीं ना कहीं शैक्षणिक कार्य भी कर रहे होंगे, और यदि शैक्षणिक कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप चाहें तो अपनी हॉबी में शैक्षणिक कार्य को इंक्लूड कर सकते हैं। आयतन में वो आपके साक्षात्कार को सकारात्मक बनाएगा, लेकिन आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना वहां पर आना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम शैक्षणिक कार्य करते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अपना जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, या कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उच्च प्रशासनिक पद पर हैं, उनके संपर्क में आइए, या साक्षात्कार की तैयारी का जो सबसे अच्छा तरीका होता है आप ऐसे व्यक्तियों से मिलिए
जिनसे मिलने में आपको भय उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जो भय है वो दूर होता चला जाएगा, और जिस दिन आप अपने अंदर के इस भय को दूर कर देंगे, आपका जो साक्षात्कार है एक सकारात्मक दिशा में जाएगा। ये ध्यान रखना आप, और जितने भी पॉइंट मैं बताता हूं उनको बहुत अच्छे से अपना तैयार कीजिए। मतलब जब हम साक्षात्कार बोर्ड के अंदर जाते हैं तो शुरू में ही अपने को मान के चलिए कि जो अंदर जाने का जो समय होता है उसी समय थोड़ा सा भय रहता है, लेकिन वहां पर अंदर का माहौल इतना सकारात्मक होता है कि आप कब आपका 10 से 15 मिनट का समय निकल जाएगा, आपका साक्षात्कार कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये सारे तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे, और सब्जेक्ट से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझने में परेशानी हो रही है, तो निश्चित रूप से यदि आप बिलासपुर में रह रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे से आकर के मिल सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों में कहीं पर आप रह रहे हैं जहां से बिलासपुर आना संभव है, तो भी आप मुझसे समय ले करके मिल सकते हैं, और प्रॉपर अपना एक जो मॉक इंटरव्यू है या साक्षात्कार को हम किस तरीके से दें उस संदर्भ में मुझसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सार्थक जानकारी प्रदान करना, उनकी सफलता में सहयोग प्रदान करना। निश्चित रूप से इस कार्य से हमको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है, और आप भी जानते हैं कि मेरे ख्याल से जो टीचिंग है ये सबसे अच्छा कार्य होता है, क्योंकि इसमें भी जन कल्याण की भावना छिपी होती है। तो निश्चित रूप से आप अपने साक्षात्कार की तैयारी की ओर अग्रसर होते जाइए। जहां पर भी मेरे सहयोग की आपको आवश्यकता होगी, आप तत्काल मुझसे व्यक्तिगत रूप से या जो भी अपना कम्युनिकेशन का माध्यम होता है उसके माध्यम से संपर्क करके अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। आप सभी को साक्षात्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।